सभी को नमस्कार। हिंदी साहित्य में जो हमारी टेस्ट श्रृंखला चल रही है उसमें आदिकाल के हमने अभी फर्स्ट जो टेस्ट है उसमें हमने 58 क्वेश्चन किए। उसके बाद में दूसरा वीडियो हम लेके आए हैं। उसमें ये पहला प्रश्न है, बहुत कठिन है डगर पनघट की, कैसे मैं घर लाऊं मधवा से मटकी, पनिया भरण को मैं जो गई थी, दौड़ झपट मोरी मटकी पटकी। प्रस्तुत काव्य जो पंक्ति है उसके रचनाकार कौन है? तो ये जो पंक्ति है ये किसकी लिखी हुई है? वो आपको ऑप्शन नंबर 1 भारतेंदु की लिखी हुई है, या हरिऔध की है, या अमीर खुसरो की है, या रस खान की है। 59वां जो क्वेश्चन है तो इसमें से जो उत्तर है वो है अमीर खुसरो। ये अमीर खुसरो की पंक्तियाँ हैं। उसके बाद में हिंदी मुक्त काव्य परंपरा का सबसे प्रिय छंद जो आदिकाल साहित्य की देन है वह कौन सा है? तो वह है दोहा। चौपाई के बीच दोहा की धता देकर प्रबंध लेखन की परंपरा की शुरुआत किसने की? यानी चौपाई के बाद में दोहा की जो परंपरा है, ऐसा प्रबंध लेखन करने वाली परंपरा की शुरुआत किसने की? शंभु ने, या देवसेन ने, या सरहप्पा ने, या तुलसीदास ने? तो चौपाई के बीच दोहा रखने की जो परंपरा है वो शंभु से शुरू हुई। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, भोला शंकर व्यास ने किस कवि की तुलना माघ जो कवि है उससे करना उचित समझा है? यानी भोला शंकर व्यास ने किस कवि की तुलना माघ से करना उचित समझा है? तो वो कवि है पुष्पदंत। पाहुड़ दोहा का अर्थ क्या है? पाहुड़ दोहा राम सिंह की रचना है, लेकिन इन्होंने ये जो प्रश्न है ये पूछ रहा है कि पाहुड़ दोहा है उसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है दोहों का उपहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिद्धों की संख्या राहुल सांकृत्यायन ने कितनी मानी है? यानी सिद्ध है हिंदी साहित्य में, उनकी संख्या राहुल सांकृत्यायन ने कितनी मानी है? वो है 84। उसके बाद में डोमी गीतिका, योगचर्या, अक्षर द्वीपोपदेश, ये जो ग्रंथ है ये किसके है? ये डोमी भीपा के हैं। डोमी भीपा उनके लिखे हुए हैं। डोमी गीतिका, योगचर्या, अक्षर द्वीपोपदेश। उसके बाद में सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट ये जो लाइन है बहुत बार पूछी गई है, कौवा तरवर पंच विडाल, चंचल चिये पियोठो काल। यानी 5 जो मकार है वो बताए हुए हैं इस पंक्ति में। ये किसने कहा था? कौवा तरवर पंच विडाल, चंचल चिये पैठो काल। ये कहने वाले लुइपा। अपभ्रंश भाषा में दब सहाव प्रयास काव्य ग्रंथ है, उसकी रचना करने वाले कवि कौन है? यानी जो अपभ्रंश भाषा में एक काव्य प्रबंध है जिसका नाम है दब सहाव प्रयास, ये काव्य ग्रंथ के रचनाकार है देवसेन। उसके बाद में कोसा नाम की एक वेश्या है और स्थूल भद्र नाम का एक व्यक्ति है जिसका वर्णन किस ग्रंथ में किया गया है? तो ये जो ग्रंथ है वो स्थूली भद्र रास जिन धर्मसूरी का लिखा हुआ है, उसमें इसका वर्णन है। कोसा वेश्या और स्थूल भद्र की कथा है, वो वर्णन करने वाली जो रचना है वो स्थूली भद्र रास जिन धर्मसूरी की है। उसके बाद ये नाथों की संख्या कितनी मानी गई? ये सभी को पता है जो हिंदी साहित्य पढ़ते हैं। 9 नाथ है। नाथ पंथ या नाथ संप्रदाय के सिद्धमत, सिद्ध मार्ग, योग मार्ग, योग संप्रदाय, अवधूत मत एवं अवधूत संप्रदाय का नाम भी प्रसिद्ध है। यह कथन किस विद्वान का है? यानी नाथ पंथ है उसके कई नाम बताए हैं इसके, सिद्ध मत, सिद्ध मार्ग, योग मार्ग, योग संप्रदाय, अवधूत मत, अवधूत संप्रदाय नाम से प्रसिद्ध। यह कथन किस विद्वान का, यानी किसने कहा है इसके बारे में, नाथ पंथ के बारे में? और ये कहने वाले हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। यानी नाथ पंथ है उनके कई नाम बताए हैं और ये नाम बताने वाले आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। गोरखनाथ की रचनाएं जो है जैसे शब्दी, प्राण सांकली, आत्मबोध, गोरखबानी नाम से संपादन किसने किया? यानी ये जो रचनाएं हैं गोरखनाथ की, शब्दी, प्राण सांकली, आत्मबोध, इन सभी का गोरखबाड़ी नाम से संपादन है वो किसने किया? वो है डॉक्टर बर्थवाल, उन्होंने किया। गुरु महिमा, इंद्रिय निग्रह, वैराग्य कुंडलिनी, जागरण आदि का महत्व किस साहित्य में मिलता है? तो वो साहित्य है नाथ साहित्य। नाथ पंथ का प्रवर्तन ये किसने किए? ये नाथ पंथ है उसकी शुरुआत किससे मानी है? या यूँ कहे कि नाथ पंथ है उसका प्रवर्तन करने वाले हैं गोरखनाथ। उसके बाद में एक पंक्ति है, नो लकी पात्री आगे नाची, पीछे सहज अखाड़ा,
अंजन माही निरंजन भेट्या पंक्ति किस नाथ की है, यानी जो 9 नाथ है उनमें से किस नाथ की ये पंक्ति है, वो है गोरखनाथ की ये पंक्ति। हिंदी का प्रथम गद्य लेखक मिश्र बंधुओं ने किसे माना है, तो ध्यान दीजिए, वैसे सीधा गद्य लेखक ने पूछा, मिश्र बंधुओं ने किन्हें हिंदी का प्रथम गद्य लेखक माना है, तो वो गोरखनाथ को माना है मिश्र बंधुओं ने। गारसा दत्तासी ने राष्ट्र शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से मानी है, इस देख ये जो प्रश्न है वो सभी का अलग अलग बनता है, तो गारसा दत्तासी है उसके अनुसार राष्ट्र शब्द की उत्पत्ति राजस्यु से माना है। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम महाकवि किसे माना है, यानी रामचंद्र शुक्ल है उन्होंने हिंदी का प्रथम महाकवि किसे माना है, तो ये है चंद्रबरदाई, यानी चंद्रबरदाई है उनको हिंदी का प्रथम कवि माना है। चंद्रबरदाई को हिंदी का प्रथम कवि मानने वाले हैं रामचंद्र शुक्ल। खुमान रासो की रचना किस साहित्यकार ने की है, तो खुमान रासो है उसके लेखक है दलपत विजय। कौन सा नाथ योगी है जो स्त्री मोह में फंस गया था, यानी कौन सा नाथ योगी है जो स्त्री मोह में फंस गया था और जिसका उद्धार गोरखनाथ ने किया था, वो है गोरखनाथ के गुरु मच्छिंद्र नाथ। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, नाथों की सबसे बड़ी कमजोरी है उनका रूखापन, यानी गृहस्थ के प्रति अनादर भाव है। यह कथन किस आलोचक का है, और ऐसा नाथों के बारे में जो भी लगभग जो भी कहा है हिंदी साहित्य में वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने ही कहा है। उसके बाद में पिए चित्तौड़ ने आयु सावण पहली तीज जोवे बाट विरहिणी खिण खिण अणवे खीज, ये जो पंक्तियाँ हैं वो किस ग्रंथ से संबंधित है, तो ये खुमान रासो है उससे ली गई पंक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदिकाल को अत्यधिक विरोधों एवं व्याघातों का युग कहने वाले इतिहासकार कौन है, तो ये है हजारी प्रसाद द्विवेदी। आदिकाल को कहते हैं अत्यधिक विरोधों और व्याघातों का युग कहा है। पृथ्वीराज रासो में कितने संस्करण प्राप्त होते हैं, तो पृथ्वीराज रासो है उसके 4 संस्करण प्राप्त होते हैं। पृथ्वीराज रासो को सुख सुखी संवाद के रूप में रचित मानने वाले आलोचक कौन है, यानी पृथ्वीराज रासो जो रचना है उसको किसी ने कहा है कि ये सुख सुखी संवाद है, तो ये कहने वाले हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। और इसी तरह का और कथन है कीर्तिलता के बारे में। कीर्तिलता को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भृंगी भृंगी संवाद कहा है, भृंगी भृंगी संवाद। तो ये 2 संवाद के रूप में उन्होंने रचनाएं बताई हैं, उन रचनाओं का नाम याद रखना है कौन सी रचना है और किसने कहा है। दोनों कहने वाले हजारी प्रसाद द्विवेदी है। कीर्तिलता को तो उन्होंने कहा है भृंगी भृंगी संवाद और पृथ्वीराज रासो को कहा है सुख सुखी संवाद। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, विशलदेव रासो का 12 मासा वर्णन जो विरह वर्णन है वो किस मास से प्रारंभ होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया है नेट में भी कि विशलदेव रासो है उसमें 12 मासा का वर्णन किया गया है और किस मास से प्रारंभ है, तो उस मास का नाम है कार्तिक मास, यानी कार्तिक मास से 12 मासा का वर्णन शुरू किया गया है। विशलदेव रासो की रचना जो नरपति नाल्हे ने की है, यानी ये विरह प्रधान काव्य है, ये लिखा कब गया था, संवत 1212, संवत 1252, सन 1212, संवत 1115। तो इसमें ऑप्शन जो 1212 है संवत वो सही है। वैसे तो कई जगह ये लिखा हुआ है संवत 1272 यानी 72 यानी 1272, लेकिन जो सर्वमान्य मत है वो 1212 है। कई जगह 1272 भी लिखा हुआ है, 72 का उन्होंने 12 माना है और अंत में जो निष्कर्ष निकाला तो उन्होंने 1212 संवत यानी विक्रमी संवत 1212 माना गया है। चंद्रबरदाई कृत हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है, वो है पृथ्वीराज रासो। जैन साहित्य की सर्वाधिक लोकप्रिय काव्य शैली कौन सी है, तो वो है रास काव्य। जैन साहित्य उसमें रास काव्य लिखा गया। उसके रासो ग्रंथ की जो भाषा है वो कौन सी है, तो रासो जितने भी ग्रंथ लिखे गए उनकी भाषा डिंगल और पिंगल है। नल सिंह द्वारा रचित रासो ग्रंथ है, इनमें से कौन सा है, नल सिंह का विजय पाल रासो। किस रासो ग्रंथ में आल्हा और उद्दल नाम के 2 वीर सरदारों को वीरतापूर्ण युद्धों का वर्णन किया गया है, यानी कौन सा ग्रंथ है जिसमें आल्हा और उद्दल 2 वीर सरदार है उनकी वीरता का वर्णन किया गया है, वो किया गया परमाल रासो जो जगनिक का है। आल्हा खंड उसी के अंदर एक भाग है, परमाल रासो जो जगनिक का लिखा है उसी का एक भाग है आल्हा खंड, और आल्हा खंड में आल्हा और उद्दल 2 वीर है उसकी वीरता का वर्णन किया गया।
परमाल रासों का प्रकाशन चार्ल्स इलियट ने किस वर्ष किया? तो ये है 1865 ईस्वी में चार्ल्स इलियट ने परमाल रासों का प्रकाशन किया। आल्हा का गायन किस ऋतु में किया जाता है? जो आल्हा खंड था ना परमाल रासों का, तो आल्हा खंड है, तो आल्हा का गायन किस ऋतु में किया जाता है? तो वो है वर्षा ऋतु, उसमें किया जाता है। और वर्षा ऋतु का 2 महीने हैं, आषाढ़ और श्रावण, तो इसमें 2 ऋतुओं का और 2 मास का वर्णन आता है। तो जो ऋतु है वो तो वर्षा ऋतु है। महीने का नाम पूछे तो आषाढ़ से शुरू है, आषाढ़ और श्रावण, ये भी आपको याद रखना है। आल्हा खंड के रचयिता जगनिक किस राजा के दरबार में थे? तो ये जगनिक है वो परमर्दी देव जो कालिंजर के राजा थे उनके दरबार में आश्रित थे। पृथ्वीराज रासों के 30,000 छंदों का अंग्रेजी अनुवाद किस लेखक ने किया? तो ये करने वाले हैं पृथ्वीराज रासों के 30,000 छंदों का अंग्रेजी में अनुवाद कर्नल जेम्स टोड। पृथ्वीराज रासों को अप्रमाणिक मानने वाले विद्वान कौन है? तो देखिए ऑप्शन के हिसाब से ये प्रश्न बनाया हुआ है। अप्रमाणिक श्याम सुंदर दास या कर्नल टोड या रामचंद्र शुक्ल या मिश्र बंधु। तो इसमें आएगा ऑप्शन नंबर 3 रामचंद्र शुक्ल। लेकिन पृथ्वीराज रासो है उसको अप्रमाणिक सबसे पहले मानने वाले हैं डॉक्टर वुलर। आपको ये याद भी रखना है, डॉक्टर वुलर ने सबसे पहले उसको अप्रमाणिक माना और रामचंद्र शुक्ल ने भी अप्रमाणिक माना। और रामचंद्र शुक्ल ने तो इसे जाली ग्रंथ की संज्ञा दी थी। पृथ्वीराज रासो को जाली ग्रंथ की संज्ञा किसने दी? तो आपको याद रखना है रामचंद्र शुक्ल ने। अप्रमाणिक भी माना है, अप्रमाणिक मानने वाले कई है, तो लेकिन सर्वप्रथम अप्रमाणिक मानने वाले है डॉक्टर वुलर। लेकिन ऑप्शन के हिसाब से हमें इसमें वुलर का नाम नहीं है, तो रामचंद्र शुक्ल करना पड़ेगा। कैमाश वध किस रासो ग्रंथ का प्रसंग है? तो ये पृथ्वीराज रासो का एक भाग है कैमाश वध। उसके बाद में उक्ति व्यक्ति प्रकरण जो ग्रंथ है व्याकरण का, उस ग्रंथ के रचनाकार है दामोदर शर्मा। उसके बाद में शिलांकन कृति है यानी शिला पर लिखी हुई कृति है अराउरवेल। उसके रचयिता कौन है? उसके रचयिता है रोड़ा कवि। विद्यापति की सुप्रसिद्धि का आधार कौन सा ग्रंथ है? यानी इनको जो प्रसिद्धि मिली वो उनके कौन से ग्रंथ पे मिली? वैसे विद्यापति के कीर्तिलता, कीर्ति पताका और तीसरी है पदावली। तो पदावली जो रचना है उस पर उन्हें बहुत प्रसिद्धि मिली थी पदावली पे। ये पदावली है वो श्री कृष्ण के पद लिखे हुए उसमें, और एक है कीर्तिलता जिसमें कीरत सिंह का वर्णन है, और एक है कीर्ति पताका जिसमें शिव सिंह एक राजा है उसका वर्णन है। आदिकाल में खड़ी बोली, ब्रज भाषा और अरबी फारसी में रचना करने वाला एकमात्र कवि कौन है? यानी आदिकाल में खड़ी बोली, ब्रज भाषा और अरबी फारसी में रचना करने वाले एकमात्र कवि हैं अमीर खुसरो। कीर्तिलता, कीर्ति पताका और गंगा वाक्यावली रचनाएं हैं वो किस कवि की है? अभी हम बात कर चुके हैं, वो है विद्यापति की। जयचंद प्रकाश ग्रंथ के रचयिता भट्ट केदार है। जयम एक जस चंद्रिका है, उसके रचनाकार है मधुकर कवि। खालिक बारी और नुहेस पर 2 सखुनी और पहलियाँ हैं, उसके रचनाकार कौन है? उसके रचनाकार है अबुल हसन खुसरो यानी अमीर खुसरो। उसके बाद में रणमल छंद के रचनाकार है श्रीधर। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है करकंड चरयू नामक जो कृति है उसके लेखक है, और उसके लेखक है मुनि कनकासर या कनकामर, ऐसा लिखा हुआ है, उसी के नाम से ही लग रहा है। संस्कृत प्राकृत काव्य जो कुमारपाल प्रतिबोध के रचनाकार है वो कौन माने जाते हैं? संस्कृत में लिखा हुआ है और प्राकृत है, यानी संस्कृत और प्राकृत भाषा में लिखा गया काव्य है कुमारपाल प्रतिबोध, उसके रचनाकार है सोमप्रभ सूरी। आदि पुराण, महापुराण और जस हर चरयू के रचनाकार है वो है पुष्पदंत। द्वया से काव्य शब्दानुशासन और प्राकृत व्याकरण, उसके रचनाकार है हेमचंद्र। उसके बाद में विद्यापति की किस रचना में शिव सिंह का वर्णन है? हम पहले बात कर चुके हैं वैसे
विद्यापति की किस रचना में शिव सिंह का वर्णन है? तो ये है कीर्ति पताका में। कीर्ति लता में कीरत सिंह का वर्णन और पदावली में श्री कृष्ण का वर्णन है। विद्यापति किस राजा के आश्रित कवि थे? तो ये कीरत सिंह जो राजा है उसके आश्रित कवि थे, ऑप्शन के अनुसार। ऑप्शन और हो तो उसमें और भी राजा है। हिंदी में नक्श वर्णन की श्रृंगारिक परंपरा है वो किस ग्रंथ से मानी जाती है? तो हिंदी में नक्शिक वर्णन की जो श्रृंखला है, जो श्रृंगारिक परंपरा है, उसका वर्णन राउलवेल से माना जाता है। उसके बाद में अभिनव जयदेव, कवि शेखर, दशाविधान, खेलन कवि आदि उपाधियाँ किस कवि को प्राप्त है? तो ये जो है उपाधियाँ हैं वो विद्यापति को प्राप्त है, क्योंकि विद्यापति कई भाषाओं के जानकार भी थे। असंगत जोड़ा छांटिए, इसमें से जो रचना है और रचनाकार है उन सभी का जोड़ा लिखा हुआ है सामने। अगर गलत है वो आपको अलग करना है। तो दंगवे पुराण भीम कवि सही है ये। बेली किशन रुक्मणी री पृथ्वीराज राठौड़ जो बीकानेर के राजा थे, ये भी सही है। गाथा सप्तशती जो हाल कवि द्वारा रचित है और ये सबसे पहली 700 वाली सप्तशती वाली रचना होती है, उसकी पहली रचना यही है, हाल कवि द्वारा रचित। उसके बाद में श्रावकाचार, ये चंद कवि, ये गलत है। श्रावकाचार है वो देवसेन की रचना है। उसके बाद में पद्मावती सम्य है वो किस ग्रंथ का हिस्सा है? तो यह है पृथ्वीराज रासो का। आदिकाल में मनोरंजन परक रचना करने वाले लेखक कौन है? तो वो है अमीर खुसरो। नारियों के प्रति निंदा और अपेक्षा भाव किस साहित्य में मिलता है? तो वो है नाथ साहित्य। शंभु की उस कृति का नाम बताइए जिसमें राम कथा वर्णित है। तो राम कथा है वो है पौचर्यु। उसमें आदिकालीन किस कृति को छंदों का अजायब घर कहा जाता है? तो ये कहा जाता है पृथ्वीराज रासो को। विशलदेव रासो की विरहिणी नायिका कौन है? तो ये है राजमती। और ये विशलदेव रासो हैं, ये विरह काव्य है और इसमें जो नायिका है उसका नाम है राजमती और उसके भाग है 4। सहजिया संप्रदाय के प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो सहजिया संप्रदाय है उसके प्रवर्तक सरहप्पा को माना जाता है। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, यह उक्ति शुक्ल जी ने किस विषय में कही है? देखिए पहले बात तो आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, ये पंक्ति शुक्ल जी की है, आपको याद रखना है। उसके बाद में ये उक्ति किस विषय में कही गई है? तो ये है विद्यापति की जो पदावली है उसमें श्रृंगारिक काव्य लिखा हुआ है, उसको शुक्ल जी ने कहा है कि आजकल जो श्रृंगारिक काव्य है उनको भी है ना लोग ऐसे देख रहे हैं जैसे ये आध्यात्मिक लिखा हुआ है, यानी इसी के बारे में उन्होंने कहा है कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। और ये कहने वाले हैं शुक्ल जी। और शुक्ल जी ने विद्यापति की रचना है पदावली, उसके बारे में ये कहा है। पुस्तक जलहण हत दई चली गजन नृपकाश पंक्ति किस कवि के संबंधित है, यानी किस कवि से संबंधित है? ये है चंद्रवरदाई, क्योंकि चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज रासो जो काव्य है वो लिखा था और ये पूरा नहीं कर पाए। ये पूरा उन्होंने अपने बेटे जलहण द्वारा पूरा करवाया, तो इसीलिए इसी पुस्तक के बारे में कहा है कि पुस्तक जलहण हत दई, यानी पुस्तक जो चंद्रवरदाई ने लिखी थी उसको पूरा जलहण ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, तरवर से एक तिरिया उतरी उतनी बहुत रिझाया, बाप का उसने नाम जो पूछा आधा नाम बताया। और ये पहली लिखने वाले होंगे अमीर खुसरो। गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर अपने रेन भई चहुदेश। पंक्ति खुसरो ने किसके परलोक गमन पर ये पंक्ति है वो कही थी? तो ये इनके गुरु थे निज़ामुद्दीन औलिया। उनकी मृत्यु पर ऐसा उन्होंने कहा था कि गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने रेन भई चहुदेश। यानी ये अमीर खुसरो के गुरु थे और उन्हीं से संबंधित उनकी ये पंक्तियां हैं। निज़ामुद्दीन औलिया से संबंधित ये पंक्तियां कही गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, वजिए घोर निशान रान चौहान चहुदिशी पंक्ति संबंधित है और ये चौहान के बारे में बता रहे हैं, तो पृथ्वीराज चौहान है। 12 वर्ष लो कुकर जीवे अरु 13 लो जिए सियार काव्य पंक्तियाँ के रचनाकार है। तो आपको रचना और रचनाकार दोनों याद करने हैं। जगनिक की लिखी हुई है और ये परमाल रासो है जो काव्य कृति, उसके बारे में कहा गया है। जो जिण शासन
भाषियौ सो कही यौ सारू के रचनाकार कौन है? तो ये जो लिखा हुआ है वो देवसेन का लिखा हुआ है। जाही मन पवन न संचरई रवि शशि नाही पवेश, ये जो लिखा हुआ है जाही मन पवन न संचरई रवि शशि नहीं पवेश, तही बट चित विषाम करूँ सेरहे कहूँ उवेश। और ये जो पंक्ति है वो सरहप्पा की है। भला हुआ जो मारिया बहिणी महारा कंत, लजेसु वैसु अहु जय भगा घरु एतु। अपभ्रंश की रचना है और किस कवि की है? और ये कवि है हेमचंद्र। हेमचंद्र ने ये लिखा था अपभ्रंश के अंदर। उन्होंने कहा है कि एक नायिका है वो कह रही है कि भला हुआ जो मेरा पति है वो मारा गया, अगर वो भाग के लड़ाई में आ जाता तो मैं लज्जा से मर जाती। ऐसा कहने वाली उनकी नायिका है और ये अपभ्रंश भाषा में रचा है हेमचंद्र ने। पृथ्वीराज रासो को अर्ध प्रमाणिक मानने वाले विद्वान हैं। इसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी है, उन्होंने अर्ध प्रमाणिक माना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, सुनीति कुमार चटर्जी और अग्रचंद नाहटा ये इनको अर्ध प्रमाणिक मानते हैं। मनहु कला सस्भान कला 1600 बजिए पंक्ति किस रासो ग्रंथ से संबंधित है? तो ये पृथ्वीराज रासो से संबंधित है। एक नार ने अचरज किया सांप मार पिंजरे में दिया, काव्य पंक्ति के रचनाकार है तो ये है अमीर खुसरो। गोरखनाथ के गुरु का नाम बताना है तो गोरखनाथ के गुरु का नाम है मत्स्येंद्र नाथ। और मत्स्येंद्र नाथ एक बार किसी औरत के प्रेम में पड़ गए थे तो उसको गोरखनाथ ने उन्हें सद्बुद्धि दी और उन्हें उस मार्ग से अलग किया और उनको अच्छे मुकाम पर पहुंचाया। निम्नलिखित रचनाओं को सही क्रम में लगाएं तो इसमें तीसरा ऑप्शन खुमान रासो पहले लिखी हुई है, उसके बाद विशल देव रासो, फिर पृथ्वीराज रासो, फिर परमाल रासो। उसके बाद में बात करते हैं 1272, ये हम पहले भी बात कर चुके हैं कि 1272। जेठवदी नवमी बुधवारी किस रासो के रचना वर्ष की ओर संकेत है? तो ये है विशल देव रासो। वैसे 1212 ही है लेकिन लिखा हुआ है उसमें 1272 मझारी, लेकिन मेन जो मुख्य जो सर्वमान्य मत है वो 1212 है। और ये कहा किसके बारे में है? वो है विशल देव रासो के बारे में। आदिकाल में बालनाथ किसे माना जाता था? तो ये जालंधर नाथ को माना जाता था। ये जालंधर नाथ जो वैसे तो नाथ संप्रदाय है वो पंजाब और हरियाणा में विकसित हुआ और जो पंजाब है उसमें जालंधर नाथ रहे, इसीलिए पंजाब में जालंधर शहर है उन्हीं के नाम से बसा हुआ है और वो बालनाथ के नाम से वहाँ प्रसिद्ध भी है। बसंत विलास जिसमें 84 छंदों का काव्य है, ये कौन सा काव्य है? ये है श्रृंगारिक काव्य। रघुनाथ चरित हनुमंत कृत भूप भोज उद्धर्ये जिमी पंक्ति किस ग्रंथ से ली गई है? तो ये है पृथ्वीराज रासो से। सरहप्पा की रचनाओं में दोहा का उसके रूप में संपादन किसने किया? यानी सरहप्पा की रचनाओं का दोहा को उसके रूप में संपादन किसने किया? तो ये किया है प्रबोध चंद्र वाघचिन। शुक्ल जी ने पुरानी हिंदी को क्या नाम दिया? तो शुक्ल जी ने पुरानी हिंदी को प्राकृत भाषा हिंदी कहा है। और चंद्र शर्मा गुलेरी ने पुरानी हिंदी को क्या कहा? ये कमेंट में आप लिखें। डॉक्टर विनय तोष भट्टाचार्य के अनुसार सरहप्पा का समय क्या माना जाता है? तो ये है 633 ईस्वी। वैसे बहुत कम पूछा गया इनका विनय तोष भट्टाचार्य के अनुसार सरहप्पा के बारे में, क्योंकि जो मेन है वो राहुल सांकृत्यायन ने माना है, वही आपको याद करना है। फिर भी विनय तोष भट्टाचार्य ने क्या माना आप याद करें, 633 ईस्वी। शुक्ल जी ने जिन 12 ग्रंथों के आधार पर आदिकाल को वीर गाथा काल कहा है, यानी शुक्ल जी ने आदिकाल है उसको वीर गाथा काल कहा और वीर गाथा काल कहने के लिए उन्होंने 12 ग्रंथों को माना है, आधार लिया है 12 ग्रंथों का। तो इस उनमें अपभ्रंश की कितनी रचनाएं हैं? उन 12 में से 4 है वो अपभ्रंश की रचनाएं हैं। कनफटे योगी किस पंथ के लोगों को कहा जाता है? तो कनफटे योगी नाथ पंथ को कहा जाता है।
नाथ पंथ ने उनको कहा जाता है नाथ पंथ को। 147वां क्वेश्चन, शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमा मंडित भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ। भारतवर्ष के कोने कोने में उनके अनुयायी आज भी पाए जाते हैं। भक्ति आंदोलन के पूर्व सबसे शक्तिशाली धार्मिक आंदोलन गोरखनाथ का भक्ति मार्ग ही था। गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता थे। उपयुक्त कथन किस विद्वान का है? और ये नाथों के बारे में जितना भी वक्तव्य कहा गया है वो लगभग आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का ही कहा गया है। तो ऑप्शन हमारा 3 नंबर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। सिद्धों के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है? देखो, सिद्ध नारीश्वरवादी थे। सिद्ध नारी भोग में विश्वास रखते थे, ये भी सही है। सिद्धों की भाषा संध्या भाषा कहलाती है, ये भी सही है। सिद्धों को कनफटा योगी कहा जाता था ना, क्योंकि कनफटा योगी है वो नाथ संप्रदाय है, उनको कहा जाता था। 9 नाथों की संख्या 9 है, उसमें 9 नाथों में कौन सा शामिल नहीं है ये पूछा गया है। तो कणप्पा है वो सिद्ध थी, और गोरखनाथ, आदिनाथ और चौरंगीनाथ 9 नाथों में शामिल है। अंतिम जो पंक्ति है बहुत बार पूछी गई है, जोई जोई पिंडे सोई ब्रह्मांडे। अर्थ जो ये पंक्ति है, जोई जोई पिंडे सोई ब्रह्मांडे, सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? यानी ये जो सिद्धांत दिया है, ये जो पंक्ति लिखी है और ये जो पंक्ति लिखने वाले हैं और ये सिद्धांत देने वाले हैं वो है गोरखनाथ। इस तरह हमने 150 क्वेश्चन आदिकाल से संबंधित पढ़े हैं। उम्मीद करता हूँ अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। जय हिंद, जय भारत।